मेरे कप्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया इजराइल के हवाले से। मैं इमरान खान साहब को दाद दूंगा इस बात की कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया। उन्होंने कहा जनाब नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से इंतजार फरमाइए, पिक्चर अभी बाकी है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एक चैलेंज दिया है उन्होंने। वो चैलेंज क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सबसे अहम जो आज नुक्ता है इस वीलॉग के अंदर जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी है वो है मेरे कप्तान का एक और इंटरव्यू। और ये गालबन अब मेरे ख्याल में उनका 8वां शायद इंटरव्यू था, 8वां था कि 9वां था, मैं भूल गया हूँ। लेकिन अब ये जो इन्होंने इंटरव्यू दिया वो समा टेलीविजन को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया और समा टेलीविजन को ये दूसरा उनका इंटरव्यू था। इससे पहले नदीम मलिक साहब ने उनका इंटरव्यू किया था। अब पारस जहांजेब उन्होंने ये उनका इंटरव्यू किया है। पारस जो हैं वो एक बड़ी अच्छी एंकर हैं और माशाल्लाह मतलब बड़ा एक मशहूर प्रोग्राम करती हैं और गालबन बल्कि हाँ, मैं ख़वातीन में से पहला इंटरव्यू अगर मैं कहूँ तो वो पारस ने ये किया है प्राइम मिनिस्टर का। अब इस इंटरव्यू के अंदर जो चंद पॉइंट्स मैंने निकाले हैं ज़रा उसके ऊपर आपसे मैं चाहूँगा बात कर लें। मेरे ख्याल में गालबन कोई 5 पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपसे बात करूँगा सबसे आखिर में, क्योंकि सारी बात हम चाहते हैं कि आप वीडियो एंड तक देखें। इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है। बहरहाल एक तो जो अच्छी चीज़ थी वो इमरान खान साहब ने, मेरे कप्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया इजराइल के हवाले से। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो इजराइल के हवाले से एक दायरी साहब हैं, उन्होंने एक ख़बर और शुरली जो उन्होंने छोड़ी कि जिन्हीं पाकिस्तान का कोई वफ्द जो है वो इजराइल गया है और इजराइल को पता नहीं तस्लीम करने के हवाले से कोई पेशरफ्त हो रही है, तो उन्होंने कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा जनाब ये बिल्कुल गलत खबर है, कौन इस किस्म की मनगढ़ंत खबरें फैलाता है। क्योंकि जाहिर बात है उनको भी इस बात का पता है कि अगर ये बिलावजह जिसे कहते हैं ना चाय की प्याली में तूफान, तो ये बिलावजह का तूफान बनाया जा रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं है। वो और बात है कि पाकिस्तान के माशाल्लाह चंद तज्जियाकार और एंकर्स जो हैं वो भी पीछे पीछे लगे हुए हैं और इस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे मैं इमरान खान साहब को दाद दूंगा इस बात की कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया। उन्होंने कहा जनाब इस किस्म की कोई बात नहीं है। अब अल्लाह करे कोई यू टर्न ना हो जाए इसके ऊपर, इस पर बड़ा डर लगता है। खान साहब की जब आप तारीफ़ करने लगे ना तो साथ ही साथ इस बात का भी डर लगता है कि बस आगे जाके कहीं खब्बे सजे ना हो जाए, बस इस पर बहुत डर लगता है। तो अल्लाह करे खान साहब डायरेक्टली इस लाइन के ऊपर चलते रहे। एक बात, उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। गालबन पिछले 2 महीने के अंदर शायद ये चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म से ये सवाल किया गया है कि जनाब नवाज शरीफ वापस कब आएंगे। तो जिस तरह मैंने अपने पहले वीलॉग में आपको कहा था कि इसका कोई जवाब नहीं है, इसका किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है। इसमें बस यही है कि इंतज़ार फरमाइए, पिक्चर अभी बाकी है। बस ये पिक्चर अब कितनी देर की है, ये घंटों की है, महीनों की है, सालों की है, हमें कुछ नहीं पता। बस आप इंतज़ार फरमाइए, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि मैंने आपको जिस तरह अपने पिछले वीलॉग में कहा था इनके पास कुछ भी नहीं है। और शेख रशीद साहब ने जो सीधी सीधी बात कही थी ना कि जनाब अल्लाह ही नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे, तो यही सूरत हाल है। इनके पास कुछ नहीं है। ये बयानात दे सकते हैं, ये दरिया की दूसरी तरफ खड़े होकर जो है वो यहाँ पहलवान को ललकार सकते हैं, ओ मैं नहीं छटांगा तेनों, तू वेख तो सही। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। तो वही हो रहा है, वो वही कर रहे हैं कि मैं बोरिस जॉनसन से भी बात करूँगा और मैं बात पता क्या है, बात ये है कि भाई वो यूके है, वो पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे मुल्क का वज़ीर आज़म जो है ना वो तकरीर करने खड़ा हो और कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी तेरा मैं ऐसी ला देंगे, और आप जो है वो कहें जनाब बस अब इन्होंने छोड़ना नहीं है, या वो यूँ करेंगे तेरी ऐसी तैसी तू देख तो सी मैं करता क्यों। वहाँ पे कुछ लॉज हैं, वहाँ पे कोई तरीक़ाकार है। वहाँ पे बोरिस जॉनसन जो है ना वो अपने अपोजिशन लीडर को ये नहीं कह सकता कि मैं तो तुम छटाएंगे नहीं, तुम मेरे को NRO मांग रहे हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है ना कि जनाब तुम मुझसे NRO मांग रहे हो और मैं NRO नहीं दूंगा। आप जब ये बात करते हैं ना कि मैं NRO नहीं दूंगा, आप पूरे पाकिस्तान के कानूनी सिस्टम का मजाक उड़ाते हैं। आप दरअसल में ये सिग्नल देते हैं कि ये मेरे हाथ में है, ये मैंने करना है। एक जगह आप ये कहते हैं कि मैं इदारों को आज़ाद कर रहा हूँ, कानून आज मुल्क के अंदर आज़ाद है, कानून अपने फैसले खुद करता है, और उसके बाद जब आप साथ ही ये स्टेटमेंट देते हैं ना कि मैं NRO नहीं दूंगा, तो फिर पूरा का पूरा वो जो आपने नैरेटिव बिल्ड किया होता है ना कि एक नया पाकिस्तान बन चुका है जिसके अंदर अदलिया आज़ाद है, अदालतें आज़ाद है, कानून आज़ाद है, हर कोई छोटा बड़ा जो है वो कानून के मुताबिक चल रहा है, उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं जब आप ये लफ्ज़ बोलते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा। तो वज़ीर आज़म साहब को किसी को समझाने की ज़रूरत है, ये इस लाइन को बोलना बार बार बंद करें।
ये आपके लिए नुकसानदेह चीज़ है, ये आपके अपने पूरे सिस्टम के खिलाफ है ये चीज़। एक पॉइंट ये। आगे चलें, एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सवाल किया गया उनसे कि जनाब ऑपोजिशन जो है वो ये कह रही है कि हम इस्तीफे दे देंगे, तो इस्तीफे अगर दे दिए तो तकरीबन आधी असेंबलियाँ जो हैं वो उड़ जाएंगी। तो उन्होंने कहा मैं तो कहता हूँ आज दें, अभी दें। अच्छा, ये जो इनका जो ख्याल और सोच है ना, ये बिल्कुल वही है जो धरने के दौरान भी चल रही थी। ये वही सोच है जो ये बार बार इनको इस बात पे मजबूर करती है कि मैं और बेंड हो जाऊं या मैं मुज़ाकरात करूं। आज मेरी ये बात लिख लीजिएगा, आज की तारीख भी लिख लीजिएगा, आज सब कुछ लिख लीजिएगा कि ये जो कह रहे हैं ना कि ये इस्तीफे दे दें, यही लोग मुज़ाकरात भी करेंगे, यही लोग कहेंगे भी कि जनाब आप इस्तीफे ना दें, आइए हम बैठ के बात कर लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं। जब आप इस किस्म की बात करते हैं ना कि तू दे के देख, और तू देख तो देख, इससे फायदा कुछ नहीं होता और इससे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होता है, क्योंकि आपको कल को पीछे हटना पड़ेगा। आप हुकूमत हैं। हुकूमत जो होती है ना, हुकूमत और ऑपोजिशन का जो आपस का रिश्ता होता है वो यही होता है। ऑपोजिशन जो है वो आपको बुरा भला कहती है और आप कहते हैं नहीं नहीं आइए बैठ के आपको मनाते हैं, आइए आपको बैठ के मनाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ऑपोजिशन जो होती है वो नेशनल असेंबली से वॉकआउट करती है। कोई भी कौमी असेंबली है या लेजिस्लेचर है वहां से वॉकआउट करती है। उसको कौन मना के लाता है? उसको हुकूमत मना के लाती है। हुकूमत के सीनियर अरकान जाते हैं और उनको मना के वापस लेकर आते हैं। तो ये कोई भी वजीर आजम हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो कल को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, उनके दौर में भी ये होता था। ये वॉकआउट करके चले जाते थे और उसके बाद उनको मना के वापस लाया जाता था। तो यहां पे ये जो बार बार मेरे कप्तान ये इमेज देने की कोशिश करते हैं ना कि दे दें इस्तीफे, ऐसी की तैसी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। ये जो बिला वजह का अपने सामने एक इमेज बनाने की कोशिश की हुई है ना कि जी मैं तो कहता हूं कल क्या जाते हैं आज ही जाएं, ये बयानात की हद तक है। ये इस्तीफे अगर अच्छा मैं चले इसकी मैं ऑपोजिट बात ले लेता हूं, मैं इसको ऑपोजिट कर लेता हूं। आपको याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हार्डली कोई 30-32 लोग थे जिन्होंने इस्तीफे दिए थे। मुस्लिम लीग नून का दौर था, ये तो मेन ऑपोजिशन पार्टी भी नहीं थी उस वक्त। लेकिन उन 30-32 इस्तीफों का भी एक प्रेशर था, अच्छा खासा प्रेशर था कि अगर ये लोग असेंबलियों में ना बैठे आके, ये नून लीग के ऊपर प्रेशर था, मैं खुद आपको बता रहा हूं। वो और बात है, उनमें से चंद जो थे वो ये आराम आराम से कहते भी थे स्पीकर को कि ताड़ी मेहरबानी एनू मान ना लेना, एक्सेप्ट ना कर लेना, लेकिन प्रेशर था, उससे इंपैक्ट पड़ता है। तो यहां पे तो जो हम इस्तीफों की बात कर रहे हैं वो 30-32 नहीं है भाई, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। पंजाब असेंबली, नेशनल असेंबली, इन सब जगहों से अगर इस्तीफे आ गए बहुत ज्यादा है। तो ये अगर कोई उनको ये कह भी रहा है ना, कोई इस किस्म की तजवीज़ दे रहा है कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे अपनी जगह खड़े रहना, गलत तजवीज़ दे रहा है। एक बात, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात कही, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब ये जो अपोजिशन वाले हैं ये हुकूमत को कह रहे हैं, ये आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि आप एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दें, इनको खत्म करें। इस पे तो आर्टिकल 6 बनता है, गद्दारी का मुकदमा बनता है। अच्छा, ये जो गद्दारी का मुकदमा, ये जो बेसिकली नैरेटिव है ना, ये अब आपको समझ जाना चाहिए ये आता कहां से। ये जो बार बार पर्चे कट जाते हैं, बार बार गद्दार और भारत इंडिया का एजेंट, और ये चीजें कहां से आ रही हैं? ये टॉप से आ रही हैं, मेरे कप्तान के इधर से आ रही हैं। जब ये बात कह रहे होते हैं ना, तो काश इनको वहां पे टोक दिया जाता, कह दिया जाता कि इमरान खान साहब आप भूल गए जब आप 126 दिन का धरना दे रहे थे, तो वो जो बार बार आप बैठ के ऐलान करते थे कि अंपायर की उंगली उठ जाएगी, अंपायर की उंगली उठ जाएगी। कौन था वो अंपायर? किसकी बात कर रहे थे आप? वो अंपायर की उंगली किसके लिए उठनी थी? वो उस वक्त नवाज शरीफ के लिए उठनी थी ना। और उसके बाद मुज़ाकरात करने के लिए जब आप गाड़ी में बैठ के खुद तशरीफ लेकर गए थे, किससे मिलने गए थे? उस वक्त आर्मी चीफ को क्यों मुलविस किया गया था? अगर आज आपको वो गद्दारी का मुकदमा लग रहा है, तो वो जब 126 दिन के दौरान जब आप मिलने गए थे, किस हैसियत में मिलने गए थे आप आर्मी चीफ से? क्या उस वक्त फिर गद्दारी का मुकदमा नहीं बनता? तो इसलिए खुदारा अपनी सियासत के अंदर से ना ये कुफर और गद्दारी के फतवों से बाहर निकलें। 100 दफा सियासत करें, लेकिन ये कह देना कि जनाब गद्दारी का उन्होंने आपकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश कोई नहीं की उन्होंने। वो ऑपोजिशन एक तहरीक चला रही है, वो कामयाब होती है नाकाम होती है, मेरा उससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये कह देना कि जनाब वो आपका इस्तीफा मांग रहे हैं, तो उसका ये आर्टिकल 6 के मुतरादिफ है। मैंने तो अभी तक किसी किस्म का कोई उनका बयान ऐसा नहीं देखा जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ को ये कहा हो कि जनाब इनको हटा दें और मार्शल लॉ लगा दें।
बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब मेरे प्रोग्राम में आए थे तो मैंने कैटेगोरिकली ये सवाल किया था कि ये बताइए कि आपकी तहरीक के दौरान अगर मार्शल लॉ लग गया तो किसका साथ देंगे, मार्शल लॉ का या इमरान खान साहब का। तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा था कि मैंने कसम खाई हुई है कि मैं आइंदा जिंदगी में कभी भी किसी फौजी डिक्टेटर का साथ नहीं दूंगा, लूली लंगड़ी जमहूरियत जैसी भी है मैं उसका साथ दूंगा। यानी वो भी ये बात कह गए थे कि मैं इमरान खान के साथ ही खड़ा हूंगा, मैं कभी भी मार्शल लॉ के साथ नहीं खड़ा हूं। तो ये कह रहे हैं मेरे कप्तान के जनाब, इन्होंने आर्मी चीफ को ये कह दिया कि इस गवर्नमेंट को गिरा दो। एक ये तजाद। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, एक चैलेंज दिया है उन्होंने। वो चैलेंज क्या है कि जनाब मैं एक हफ्ता ये जरा बैठ के दिखाएं, फिर मैं इस्तीफे देने के बारे में सोचूंगा, मैं इस्तीफा देने के बारे में सोच लूंगा। मैंने तो 126 दिन का धरना दिया था, ये एक हफ्ता बैठ के दिखाएं। अब ये कहने की जो बात है ना, ये दोबारा इनके पल्ले पड़ जाएगी, क्योंकि एक हफ्ता कुछ भी नहीं होता। मौलाना फजल रहमान के साथ जिस किस्म के लोग, जितने हार्डन किस्म के लोग मौजूद हैं ना, उनके लिए एक हफ्ता कुछ भी नहीं है। लेकिन मजाक के अंदर भी इस किस्म की बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कल को कोई धरना हो गया और हफ्ता गुजर गया तो क्या डिबेट शुरू होगी नेशनल टेलीविजन के ऊपर कि लो जी वजीर आजम अब इस्तीफा देने के बारे में सोच रहे हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए जो कभी आप पूरी ना कर सकें। आप ये 100 दफा कह सकते थे मैंने 126 दिन का धरना दिया, आप 226 दिन का धरना दे के दिखाएं, तो फिर मुझसे इस्तीफे का मुतालबा करें, ठीक है, ये आपका राइट है। लेकिन तमस्खर जब इस तरह का उड़ाना है ना कि जी आप एक हफ्ता बैठ के दिखाएं, ये नहीं करना चाहिए। इससे आपका कद छोटा हो जाता है, बड़ा नहीं होता। लेकिन बहरहाल चले, इंटरव्यू कैसा था, आपको उनके सवालात के जवाबात कैसे लगे, इसका फैसला आपने करना है। क्योंकि जाहिर बात है, मेरा एक असूल है, मैं कभी भी किसी अपने जो कंपेटिटर्स हैं या जो एंकर पर्सन्स हैं, मैं उनके काम पे कोई कमेंट नहीं करता और ना मैं इस पर कोई कमेंट करूँगा। ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे जब मैं खुद भी एक इंटरव्यू कर चुका हूँ, तो मैं उनके काम के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। मेरे कप्तान के जवाबात कैसे थे, मैंने अपनी डिबेट को सिर्फ वहाँ तक रखा है। बाकी फ़ैसला व्यूअर्स करने वाले हैं कि उनको कौन सा इंटरव्यू या कौन सा एंकर कैसा लगता है, ये उनका फ़ैसला है। आपका इस सिलसिले में आपने इंटरव्यू के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय से हमें भी ज़रा आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।